रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। साल 2019 के अंत की बात है। दिल्ली में एक बहुचर्चित कार्यक्रम साहित्य आज तक का आयोजन होता है। उस आयोजन में बहुत सारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं और ये आयोजन पूरी तरह से साहित्य को, लिटरेचर को डेडिकेटेड होता है। तो उन तमाम सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस में एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रही, और वो चीज़ थी एक किताब। वो किताब चर्चे में इसलिए रही कि बहुत लंबे समय के बाद उस विधा पर, जिस विधा पर यह किताब लिखी गई है, बहुत लंबे समय बाद कोई कंटेंट आया है। ऐसा कहना है द ललन टॉप का। हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित किताब, सेल्फ हेल्प पर लिखी गई एक किताब जिसने बहुत सारे युवाओं को पसंद आई। वो किताब बहुत सारे युवाओं ने अप्रिसिएट किया। इनफैक्ट युवा नहीं, सारे वर्गों ने उसको एक्सेप्ट किया। तो हम किताब की बात करें, उस किताब का नाम है रुक जाना नहीं। इस किताब के ऑथर निशान जैन जी एक IAS ऑफिसर हैं और सेल्फ हेल्प पर इनके तमाम वीडियोस भी उपलब्ध रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, द ललन टॉप ने कहा कि हिंदी में बड़े लंबे समय बाद एक मोटिवेशनल किताब आई है। उसके साथ साथ ABP न्यूज़, आज तक, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जैसे तमाम लोगों ने, तमाम संस्थाओं ने इस किताब के बारे में बहुत कुछ कहा है। इस किताब के बारे में जो एक ख़ास बात है, एक हमारे बहुचर्चित ऑथर हैं जो बहुत आजकल युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं, सत्य व्यास जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही इस किताब को लेकर के, और वो बात ये थी कि यह किताब हिंदी भाषा में एक नया जॉनर क्रिएट करेगी, खुद से ही बनाएगी, क्रिएट करेगी। तो वाकई ये अच्छी बात है, बड़ी प्रासंगिक बात है। तो आज हम इस किताब पर और इस किताब के बाद एक कुछ सरप्राइज़ मटेरियल भी है हमारे पास, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं निशान जैन जी, और हम उनसे चर्चा करेंगे इस किताब के बारे में और कुछ उनके पर्सनल चीज़ों के बारे में भी। तो निशान सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस स्टूडियो में, और आपका स्वागत है इस चर्चा के लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच प्रवीण। मुझे लगता है आपने जिस तरह का दमदार सा ये इंट्रोडक्शन दिया है, तो लग रहा है कि कुछ नया आज के इस डिस्कशन में कुछ नई चीज़ निकल के आएगी, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं, पर लग रहा है कि आज कुछ नई बातें सामने आएंगी। तो आपने मुझे वो जब रुक जाना नहीं लॉन्च हुई थी, उस टाइम की याद दिला दी। 1.5 साल पहले की बात है। अच्छा। और वो अगला सरप्राइज़ क्या है वो आप बता देना। पर मुझे लगता है कि इस 1.5 साल में जिस तरह से लोगों के लगातार मेरे को मैसेजेस आते हैं, इतने हज़ारों हज़ार लोगों ने इस किताब को पढ़ा है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि रुक जाना नहीं इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि साहब हम इसको अपनी तकिए के नीचे रख के सोते हैं ताकि जब भी डिमोटिवेट फील करते हैं उसमें से एक चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो मतलब ये इस किताब की मुझे लगता है बहुत बड़ी सार्थकता है। अच्छा सर, हम अगर इस चर्चा को शुरू करें तो एक जो छोटी सी बात आती है कि पहले हम रुक जाना नहीं पे ही बात करते हैं। तो ये किताब लिखने का औचित्य क्या रहा? ये किताब आपने लिखी क्यों? क्या आपके अंदर कैसा विचार आया इस किताब को लिखने का? तो बेसिकली हम इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि कब और क्यों आपको ये आइडिया आया कि आपको किताब लिखी जानी चाहिए। किताब लिखना एक बहुत मेहनत का काम होता है, आप इस बात को समझते हो। आप लोग थोड़ा लिटरेचर की दुनिया में हो, किताबों की दुनिया में हो, तो इतना ज़्यादा ऐसा क्या पड़ी कि मतलब इतनी मेहनत करके। और हालांकि एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि मैंने पूरी किताब मोबाइल पे ही लिखी है। अरे वाह। जब कभी मुझे टाइम मिलता था तो मैं मोबाइल पे ही ट्रैवल करते हुए फ्री टाइम में मोबाइल पे ही लिख लेता था पूरा, मतलब यूनिकोड की सहायता से, जैसे व्हाट्सएप पे हिंदी में लिखते हैं ऐसे ही लिख लेता था। तो मैंने अब क्या ऐसा, मतलब मुझे क्या आफत आन पड़ी कि मैंने ये किताब लिखी। तो एक तो ये बात थी मेरे मन में, जो मैं हमेशा आज भी सोचता हूँ कि जब मैं एस्पिरेंट था, अभी जैसे आपने एक वो हाल ही में एक TVF की वेब सीरीज आई है एस्पिरेंट्स, उसका नाम ही एस्पिरेंट्स है। तो एस्पिरेंट केवल UPSC के होते नहीं है, IIT के भी एस्पिरेंट होते हैं, नीट के भी होते हैं, क्लैट के भी होते हैं, MBA के भी होते हैं। जिस भी किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं आप उसके एस्पिरेंट होते हैं। तो मैं जब एस्पिरेंट था तो मैं हमेशा ये लगता था, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था चारों तरफ कि कौन सी कोचिंग करनी है, करनी भी है या नहीं करनी है, अपने शहर में ही रह के करना है कि दिल्ली जाना है, कि कौन से टीचर की कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, या इस तरह के तैयारी कब शुरू करें, कितने घंटे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं। बहुत सारे सवाल होते थे और उनका जवाब देने वाला कोई बहुत ऑथेंटिक सा नहीं मिलता था। सुनी सुनाई बातें बहुत सारी होती थी। कुछ बड़े बड़े सीनियर्स होते थे जो कुछ का कुछ बताते थे, 5-5 साल 10-10 साल से तैयारी कर रहे होते थे। तो मुझे लगा कि जो कन्फ्यूजन्स मेरे थे या जो मैं कन्फ्यूजनों में फंस जाता था और या जो मैंने गलतियां करी कुछ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारा मेरा
जो किया होगा सब कुछ बिल्कुल ठीक होता चला गया होगा, कुछ गलतियां मैंने भी की होंगी, तो वो गलतियां बाद वाले लोग, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे जो गलतियां मैंने की हैं वो उनको ना करनी पड़े? क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हम प्रॉब्लम आपने फेस की है उनको, हाँ जो प्रॉब्लम, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हम सारी गलतियां खुद ही करके सीखें। कुछ गलतियां तो हम ऐसी अवॉइड कर ही सकते हैं जो औरों को देख के हम सीखें कि भाई जो इन्होंने या जो मैंने अच्छा किया वो आप कर लो। तो कुल मिला के ये एक भाव था, उसी भाव की वजह से मैंने पहले यूपीएससी पे 2-3 किताबें लिखी हुई हैं मैंने। वो जैसे है वो यूपीएससी टॉपर है, मुझे बनना यूपीएससी टॉपर। बिल्कुल, अपने दर्शकों से मैं ये बताना भी मिस कर गया इनफैक्ट कि ऑलरेडी, हालांकि मैंने आपकी इस किताब का जिक्र किया, लेकिन उसके पहले भी आप 3 किताबों के ऑथर रह चुके हैं और वो किताब एकेडमिक किताब कहीं ना कहीं मानी जाती है। और ये किताब जो आपकी आई है एक आपकी न्यू बिगनिंग टाइप से हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो एक एकेडमिक टाइप मानी जाती है। हाँ, तो पहले भी लिखी थी किताबें, पर ये किताब एकदम नई थी क्योंकि ये सबके लिए है। तो वो किताबें ये बताती हैं कैसे तैयारी करें, पर ये किताब बताती है कि जैसे मैं एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिखा तो वो लिखता है कि जैसे आपको मान लीजिए जुकाम है, तो वो आपको लिखा उसने कि एक मोंटेयर एलसी लीजिए, कि दवाई कैप्सूल, ये सिरप, और एंड में नीचे लिखा कि गार्गल्स कीजिए, और फिर लिखा कि भाप लीजिए, स्टीम लीजिए। तो ऐसे ही जब आपने किसी को बोला कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो ठीक है भाई, ये आपकी ये वाली बुक पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, ये स्पेक्ट्रम पढ़िए, ये पढ़िए, और एंड में रुक जाना नहीं या डोंट यू क्विट जो आज का सरप्राइज है कि रुक जाना नहीं, जो इंग्लिश में भी आ गई है। कई लोग पूछते थे कि इंग्लिश में कब आएगी, इंग्लिश में कब आएगी, तो डोंट यू क्विट के नाम से वेस्टलैंड से ही इंग्लिश में ये किताब हमारी आ गई है। तो वो उसकी तरह का काम करती है कि भाई दवाई तो ये है, पर दवाई के साथ ये मोटिवेशन कैप्सूल है, ये भी आपको ज़रूरी है। अपने दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि रुक जाना नहीं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया शुरुआत में ही, इसके लिखने के, इसके पब्लिश होने के ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद इसी का इंग्लिश वर्जन डोंट यू क्विट के नाम से पब्लिश हुआ। तो डोंट यू क्विट, और ये बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी अच्छी बात है कि किसी हिंदी किताब का अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होता है, और वो मार्केट में बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग चीज़ के नाम पर उभर के आती है। तो अभी तक जैसे हमने देखा है कि कोई भी अंग्रेज़ी किताब में आती है, कोई भी किताब आती है इंग्लिश वर्जन में, और उसका हिंदी रूपांतरण होता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके वो मार्केट में आती है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ऐसे कम किताबें होती हैं, और उन ये कम किताबों में से एक किताब है जो कि हिंदी में मूल रूप से लिखी गई है और उसका इंग्लिश अनुवाद हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है। तो सर, इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस कि ये आपने एक, हालांकि अचीवमेंट है, लेकिन एक ये अचीवमेंट थोड़ा और आपकी इंक्रीज़ कर रहा है, लाइक ये हिंदी किताब इंग्लिश ट्रांसलेट हुई। तो थैंक यू सो मच, आप ये किताब इंग्लिश में लेकर के आए हमारे एक स्पेशल जो ऑडियंस है, स्पेशल पाठक वर्ग के लिए। तो हम अब डोंट क्विट पे धीरे से स्लाइटली शिफ्ट होते हैं, और इस किताब के बारे में पहले आप छोटा सा जो एक कॉमन क्वेश्चन है कि अगर ये हिंदी में किताब आ गई तो इंग्लिश में लाने की क्या ज़रूरत थी? ये किसी ने आपको आइडिया दिया या आपने रिक्वायरमेंट समझी, या आपकी जो आपके फ़ैन फॉलोइंग है, आपके पाठक हैं, ये उनकी रिक्वायरमेंट हुई थी? ये एक आइडिया आपको कैसे आया कि इसको अंग्रेजी में अब मुझे लिखना है? देखिए, रीडिंग की जो दुनिया है, किताबों की जो दुनिया है, उसमें हिंदी की जितनी दुनिया है उससे ज़्यादा बड़ी इंग्लिश की दुनिया है। ये एक आयरनी भी है, हालांकि होना तो ऐसा नहीं चाहिए, पर ऐसा है। कुल मिला के बात यह है कि जो लोग इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जो इसको हिंदी में पढ़ने की बनिस्बत इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनके लिए इंग्लिश में होनी चाहिए। तो अब चूंकि मूल रूप से हिंदी में लिखता हूँ और हिंदी में ही मैंने रुक जाना नहीं लिखी थी, पर तब से क्वेरीज आनी शुरू हो गई थी कि इंग्लिश में कब आएंगी। और जैसे हमारे ही मान लो कोई कजिन है या हमारा कोई फ्रेंड है जो जनरली इंग्लिश किताबें पढ़ता है, तो वो उसको इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वेस्टलैंड को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। वेस्टलैंड ने हिंदी में भी इसको छापा था एका से, और बाद में इंग्लिश में भी उन्हीं लोगों ने इसको ट्रांसलेट करके इतनी सुंदर तरीके से इसको बनाया, और इतनी सुंदर तरीके से इसको इंग्लिश का एकदम फ्लेवर देके ऐसा लग भी नहीं रहा कि कोई ट्रांसलेशन है। तो वो उनका कमाल है। पर कैसे ख्याल आया इसको इंग्लिश में लाने का, तो यही बात है कि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी। पर दूसरी बात इसमें यह है कि आपने कहा कि हिंदी में इस जोनर की बहुत कम किताबें हैं, मोटिवेशनल की। हिंदी में एक और है कि नॉन फिक्शन की बहुत कम किताबें हैं, फिक्शन ज़्यादा है। हिंदी में क्या समस्या है, या पता नहीं इसको समस्या बोलें कि इसकी अच्छाई बोलें कि बुराई बोलें, लेकिन एक सीमा है हिंदी में जो मैं अक्सर देखता हूँ कि हम कविता, कहानी और उपन्यास इससे आगे नहीं बढ़ पाते किताबों में। जबकि जो इंग्लिश के रीडर हैं या अन्य भाषाओं के रीडर हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस के रीडर हैं, वो फिक्शन और नॉन फिक्शन में एक बैलेंस बना के रखते हैं।
वो फिक्शन किताबें भी पढ़ते हैं, पर वो नॉन फिक्शन भी पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पे किताबें पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पे पढ़ते हैं, हिस्ट्री पे पढ़ते हैं, फिलॉसफी पे पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प पे पढ़ते हैं, ट्रैवलॉग्स पढ़ते हैं। पर हिंदी वाले अक्सर कविता, कहानी और नाटक और उपन्यास इन पर सीमित होकर रह जाते हैं। इंग्लिश में सेल्फ हेल्प पे बहुत सारी किताबें हैं, पर इंग्लिश में सेल्फ हेल्प पे बहुत सारी किताबें हैं, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसकी ज़रूरत ये है कि इंग्लिश में जितनी भी सेल्फ हेल्प किताबें मैंने जितनी देखी हैं और जितना मैंने देखा, मुझे ऐसी कोई किताब नहीं मिली जो यंगस्टर्स, उसमें भी जो एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो गई है और नौकरी की तलाश कर रहे हैं, करियर की राह पे चल रहे हैं, उनको टारगेट करके लिखी गई। तो ये किताब बहुत प्रैक्टिकल सी, हैंडी सी किताब है और लोगों को मतलब एक तरह से बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के मंत्र बताते हैं। आपकी किताब आपके जीवन में एक, आपके ऑथर वाले लाइफ में, आपकी लाइफ में एक नई किताब है, नई चीज़ है। तो ये किताब लिखने के बाद आपके निजी जीवन में किस तरह के बदलाव आपने महसूस किए हैं? वो सकारात्मक, वो निगेटिव टर्म में थे या पॉजिटिव टर्म में थे? तो ये चीज़ आप प्लीज़ दर्शकों को बताएं। निश्चित रूप से सकारात्मक ही है। और क्या होता है कि हर व्यक्ति हमारी लाइफ में, हर व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ में अपने पसंद के काम के लिए, अपनी हॉबी के लिए वक्त निकाल लेता है। जैसे कि कोई, किसी को अगर ट्रैवलिंग का शौक है तो छुट्टी मिलते ही वो घूमने निकल जाता है। किसी को खेलने का शौक है तो शाम को वक्त मिलते ही वो टेनिस खेलने लगता है। किसी को मूवीज़ देखने का शौक है तो वो मूवीज़ देखने लगता है। मुझे थोड़ा लिखने का शौक है शुरू से, बचपन से। तो लिखने का शौक था और सोचा था कि लिखूंगा। अब जैसे तैसे समय निकाल के इस नौकरी में किसी तरह थोड़ा लिखा, तो लिखने के बाद एक संतुष्टि का भाव आता है। और वही जो मैं बता रहा था, सेंस ऑफ कमिटमेंट, कि भाई जो गलतियां हमसे हुई वो दूसरों से ना हो, जो परेशानियां हमने फेस की वो दूसरे ना करें। ऐसा कुछ हम किसी को बता सकें अपने एक्सपीरियंस से, अपने उससे जो भी है, जो हमने सीखा आज तक, वो अगर किसी को बता सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो ये सेटिस्फेक्शन का भाव है। और सबसे अच्छी बात है कि जब कोई कुछ पूछता है ये कैसे करें, वो कैसे करें, तो उसे बहुत आसानी से मैं कह सकता हूँ कि आप भाई ये किताब पढ़ लीजिए, बहुत सस्ती सी किताब है, बहुत अच्छी सी पतली सी किताब है। ये आपको काफ़ी हद तक आपकी 99% समस्याओं का समाधान है। मतलब कुल के आप ये भी कहना चाह रहे हैं, ये भी इसका तो मैं अब एक तरह से अपनी वो कि वो 1 घंटे तक 2 घंटे तक मैं कितना भी समझा लूँ, बेटर है कि आप उसको पढ़ लें। किताब के माध्यम से आपने आगे पोर्ट्रे कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो सर, मैं ये किताब के बारे में देख रहा हूँ और इसके जो कंटेंट्स हैं बेसिकली, उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और कहीं ना कहीं इस कंटेंट्स की लिस्ट में से कुछ तो आपके लाइक कोटेशन भी मार्क हो सकते हैं, जैसे से नो टू परफेक्शन। एक्चुअली इसकी अगर कहानी बताऊँ तो मेरी जो पर्सनल हैबिट है वो भी, मैं परफेक्शन को बहुत ज़्यादा कंसीडर करता हूँ। लाइक कि कोई चीज़ें जब परफेक्ट हो तभी हूँ। लेकिन जब ये पहली दफ़े मैंने देखा से नो टू परफेक्शन, तो मैं थोड़ी देर के लिए ठिठका रुका। ये एक कहीं ना कहीं सबकी मेंटालिटी होती है परफेक्शन की, और आपने एक सिरे से इसको नो कह दिया, नो मीन्स नो, राइट? तो इस टॉपिक के बारे में आप कुछ बताएं, और इसमें इसका जो कंटेंट है इसमें क्या लिखा है उसके बारे में कुछ आप थोड़ा इन डिटेल बताएं प्लीज़। ओके, तो आपको चूँकि कंटेंट अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, यही इसकी सार्थकता है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें एक चैप्टर का नाम है से नो टू परफेक्शन। हाँ, मैं एक चैप्टर पे ही बात कर रहा हूँ, आगे और भी चैप्टर है मेरे जिनसे बात करनी है। तो अब क्या है कि होता क्या है बेसिकली कि वो हम लोग, मैं भी हूँ उनमें से एक, कि परफेक्शन के पीछे भागते हम लोग कोई चीज़ शुरू ही नहीं कर पाते, या फिर बहुत लंबी प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद जब वो सारी चीज़ें अनुकूल होंगी, सारी चीज़ें एकदम ऐसा कोई एक यूटोपिया टाइप सोच लेते हैं कि वो होगा तब हम ये काम करेंगे, तो ना कभी वो काम हो पाता है। और परफेक्शन छोड़ो, वो नॉर्मली भी नहीं हो पाता। जैसे कहते हैं ना कि भाई एक कोई बेस्ट रास्ता नहीं होता, बहुत सारे अच्छे रास्ते होते हैं, है ना? बेस्ट और गुड में अंतर है। तो हम कहते हैं बेस्ट के चक्कर में गुड को भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही। तो इतनी बड़ी गलती करते हैं। अब लोग पूछेंगे कि यार अब से नो टू परफेक्शन कह रहे हो, परफेक्शन कोई इतनी खराब चीज़ है क्या? परफेक्शन खराब चीज़ नहीं है, परफेक्शन होना बहुत अच्छी बात है। बट परफेक्शन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। प्रॉब्लम ये है, एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस है, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता। आप जो भी काम करें उत्कृष्ट तरीके से करें, बेस्ट करें, अपना बेस्ट दें, पर वो एकदम बेस्ट हो ये संभव नहीं है। तो एक्सीलेंस की ओर भागें, परफेक्शन से बचें, ये इसमें बताने की कोशिश की। बहुत ये अच्छी बात है और बहुत ही अलग तरह से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। एक इसमें चैप्टर है, व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज। एक जगह एक मुझे कोटेशन याद आता है। कोटेशन कुछ यूँ है कि व्हाट यू रीड मेक्स व्हाट यू आर। एक्चुअली क्या बात है। तो इसमें आपने बताया है व्हाट आर यू रीडिंग दीज डेज, इस पे आपने आगे क्वेश्चन मार्क भी है।
तो इट सीम्स कि इसमें आपने कहीं ना कहीं अपने जो रीडर्स हैं उनको बताने की कोशिश की है कि आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ें, तो इसके बारे में आप प्लीज़ कुछ कहें। हाँ, तो देखो ऐसा है कि कभी कभी हमको खुद से सवाल पूछना चाहिए। आजकल खासतौर पे जब इतना वीडियो कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब, IGTV, इंस्टाग्राम, फेसबुक वॉच, मीन्स यहाँ रीडिंग का मतलब ओवरऑल हमारे सारे कंटेंट से है, हम जो देखते हैं वो भी हमारा काइंड ऑफ पार्ट ऑफ रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों का अपना महत्व है। ऐसा ना हो कि वी एंड अप वॉचिंग वीडियोस एंड वीडियोस एंड वीडियोस एंड वी एंड अप लाइक OTT एंड एवरीथिंग, एंड हमने किताबें पढ़ना छोड़ ही दिया, ऐसा ना हो जाए। तो हमें कभी कभी खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हो आजकल, खुद से ही पूछना चाहिए। तो ये सवाल मैंने अपने रीडर से पूछा है और फिर ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप कई दिन से पढ़ाई की आदत छूट गई है तो कैसे उसको रिवाइव करें, और कौन कौन सी तरह की कैटेगरीज की किताबें होती हैं जो, क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड भी तो होना चाहिए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ऐसा ना हो कि आप एक ही तरह की किताबें पढ़ते चले जाएं। सेल्फ हेल्प पढ़ना शुरू किया तो सेल्फ हेल्प भी पढ़ते चले गए, फिक्शन को भूल गए, फिक्शन पढ़ना शुरू किया तो नॉन फिक्शन भूल गए, ऐसा ना हो। तो इसलिए मैंने 3-4 कैटेगरीज में बांटा है किताबों को, जिस तरह से उनको पढ़ना चाहिए। अच्छा, वैसे इन दिनों जबकि तमाम कंटेंट उपलब्ध हैं, बहुत सारी किताबें भी इस समय, ये कहीं ना कहीं मैंने कई जगह में कह भी चुका हूँ ऑलरेडी कि इस समय ये पाठन मीन्स रीडिंग और राइटिंग का ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय है। एवरीबडी वांट्स टू रीड एंड एवरीबडी वांट्स टू राइट। ठीक है, तो इस दौरान आपको क्या, आपके किस तरह से सजेस्ट करेंगे हमारे यंग रीडर्स को कि वो किस तरह की चीज़ें पढ़ें, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली इस चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। देखो, मैंने मेरे हिसाब से उस 3-4 कैटेगरीज में अगर किताबें पढ़ते हैं आप, जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं, उनको 3-4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं क्लासिक्स, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कन्नड़ हो, कोई भी भाषा हो, सब में कुछ क्लासिक किताबें होती हैं। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो प्रेमचंद क्लासिक हैं, निराला, अज्ञे, फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी जो किताबें वो क्लासिक्स हैं। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी क्लासिक है। इंग्लिश में बात करें तो शेक्सपियर क्लासिक हैं, जॉन कीट्स, मिल्टन, ये जो पोइट्स हैं, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये सब इनकी जो भी रचनाएं क्लासिक्स हैं, कि सदाबहार है। बिल्कुल। और इनमें जो लिटरेरी वैल्यू है इनकी वो हमेशा थी, हमेशा रहेगी। एक कैटेगरी तो ये बनती है। दूसरी कैटेगरी बनती है जो कंटेम्प्रेरी किताबें। आजकल के जो राइटर्स हैं, खासतौर पर जो यंग राइटर्स हैं, वो जो लिख रहे हैं, अगर हिंदी में देखें तो नई वाली हिंदी का नाम आता है, कई सारे ऑथर्स का नाम आता है, दिव्य प्रकाश दुबे का, लीलोत्पल मृणाल, सत्य व्यास का आपने नाम लिया था, शशांक भारतीय, हिमांशु वाजपेयी, अंकिता जैन, भगवंत अनमोल, तमाम नाम, नवीन चौधरी नाम आते हैं। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में आप देखो बहुत सारे बड़े बड़े नाम, मिलियंस में जिनकी किताबें बिकती हैं, जो हिंदी जो लिटरेचर के पॉप स्टार हैं, जैसे कि अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत और आपका दुर्जॉय दत्ता, है ना। तो ये सब लोग आते हैं। तो यंग राइटर्स क्या लिख रहे हैं, मुझे लगता है वो भी पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि आज के हिसाब से लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे आज का जो कंटेंट, मूवीज़ जो आज की मूवीज़ हैं वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा यथार्थ, रियलिटी, देसीपन के साथ हैं उनका, उस तरह के कंटेंट पे आ रही है। तो वो एक कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी मेरे हिसाब से है नॉन फिक्शन कैटेगरी। नॉन फिक्शन में आपका इंफॉर्मेटिव, सेल्फ हेल्प, ट्रैवलॉग्स, ह्यूमैनिटीज़ के वेरियस हो, हिस्ट्री, कल्चर, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कई चीज़ें, इस तरह की चीज़ों पे नॉन फिक्शन किताबें हैं। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हिंदी में थोड़ा मिसिंग है, इंग्लिश में खूब है। और चौथा फिर आ जाता है कविता, पोइट्री। और पोइट्री में गज़लें, नज़में, उर्दू भी आ जाएगी वहाँ पे, और हिंदी के दुष्यंत कुमार, निराला, बाकी सब लोग आ जाएंगे। आजकल के जो कवि हैं वो सब है, कुमार विश्वास, बिल्कुल सब लोग, दीपक अमोला। तो इस तरह की मैंने कैटेगरीज बनाई है, और मैंने समझाने की कोशिश की है कि अपनी रुचियों को, एक बड़ी अच्छी बात है मुझे लगती है कि अपनी रुचियों को एक तो आइडेंटिफाई करना, और दूसरा उनको परिष्कृत करना, उन रुचियों को और बेहतर बनाना और ज़्यादा समझना। जैसे आपने कभी सुना होगा कि कोर्सेज होते हैं इस चीज़ के भी, आर्ट अप्रिसिएशन। जैसे आर्ट हमने देखा, एक गैलरी में गए, मॉडर्न आर्ट गैलरी है, यार ये क्या इन्होंने आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई है, इसमें क्या है। फिर आपको आर्ट अप्रिसिएशन के कोर्स से पता चलता है कि ये आर्ट है, इसका ये भाव है, इतनी बड़ी गहराई छुपी है इसमें। तो ऐसी लिटरेचर में भी हर किसी को एकदम से वो चीज़ समझ में नहीं आती करेगी, राइट। तो अप्रिशिएट करने की भी आर्ट आनी चाहिए। वो तब आती है जब ग्रेजुअली आप चीज़ों में और आगे जाते हैं। एक बिगिनर को शायद वो समझना। बिल्कुल बिल्कुल
बड़ी ही अच्छी बात है ये। अभी आपने जिक्र किया हिंदी राइटअप्स, इंग्लिश राइटअप्स को लेकर, आपने उर्दू का भी जिक्र किया। तो एक मेन चीज़ जिससे क्वेश्चन एक रेज हो रहा है कि हिंदी के, क्योंकि आपको दोनों तरह के आपको पाठक मिले हैं, दोनों तरह के, दोनों लैंग्वेजेस के रीडर्स आपके पास हैं, तो आपने किस तरह के अंतर महसूस किए हिंदी के पाठक और इंग्लिश के रीडर्स में? इन दोनों में क्या किस तरह के डिफरेंसेस आप देखने को मिलता है आपको? मुझे जो लगता है कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। एक तो मैं पहले ही पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि हिंदी के जो पाठक हैं वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं ये, और उनका जो थोड़ा सा ओरिएंटेशन है वो फिक्शन की ओर बहुत ज़्यादा होता है। फिक्शन मतलब नॉन प्रैक्टिकल? नहीं, ऐसा तो नहीं कहेंगे, ऐसा तो नहीं है, पर कथा साहित्य जो है जिसमें कहानियाँ और उपन्यास, उस पर उनका ज़्यादा रहता है, रुझान रहता है। पर किताबें जो है ना, पहले तो हमको थोड़ा सा ये समझना होगा कि किताबें जो हैं वो सब कई तरह की होती हैं। किताबें, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किताबों का मतलब केवल कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास और नाटक नहीं होता। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस मैं महसूस करता हूँ हिंदी के पाठक में, कि वो उधर भागता है और वो उसको शायद या तो दिया नहीं गया, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ना चाहता। जैसे अगर रुक जाना नहीं, फिर कैसे पढ़ी इतने लोगों ने, 20,000, 25,000, 30,000 लोगों ने कैसे पढ़ी? इसीलिए क्योंकि उनको अभी तक दिया ही नहीं, आपने कंटेंट उपलब्ध ही नहीं है, आपने उनको नॉन फिक्शन में अच्छी किताबें दी नहीं, आपने उनको सेल्फ हेल्प में अच्छी किताबें दी नहीं, अच्छे ट्रैवलॉग्स आप उनको दे ही नहीं रहे हो। तो ये है कि हिंदी के पाठक की रुचियों को डाइवर्सिफाइड किए जाने की जरूरत है, ताकि उसके एक तरह से उसकी दायरा बढ़े, उसका अब उसकी सोच का भी दायरा बढ़े, उसके एक्सपोजर बढ़े। तो ये एक अंतर है थोड़ा हिंदी इंग्लिश पाठक में। बाकी ये है कि मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि हिंदी में पढ़ने वाले बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में, पर फिर भी इंग्लिश की तुलना में वो बहुत कम है, जबकि हिंदी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये बात समझ में नहीं आती, कई बार हम लोग समझने की बहुत कोशिश भी करते हैं कि हिंदी की पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मशहूर कविता इंग्लिश की पत्रिकाएं चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, राइट, है ना? तो ऐसा क्या है कि पॉपुलेशन हिंदी की ज़्यादा है, पर हिंदी की किताबें कम पढ़ी जाती हैं। अखबार पढ़े जाते हैं हिंदी में, पर किताबें पढ़ने की जब थोड़ी सी गंभीर की चीज़ की बात आती है तो फिर वो आप ये देखिए, इंग्लिश की किताब मिलियन में बिक रही है, हिंदी किताब अगर 1 लाख बिक जाए तो बहुत बड़ा बेस्ट सेलर हो जाता है। कुल मिला के जब हम हिंदी की बात करते हैं तो उस समय जो विनर होता है किताबों के मामले में खासकर, वो इंग्लिश हो जाता है। हाँ, इंग्लिश विनर हो जाता है। हाँ, मतलब सेल पॉइंट ऑफ व्यू से और रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, बिल्कुल। तो ये बड़ा डिफरेंस आपने इसको आइडेंटिफाई किया सर। इसमें एक जगह आपने एक आपका इसमें चैप्टर है, वो चैप्टर में ये, हाँ, आपका 11वां चैप्टर है इसमें, 11th चैप्टर, डू यू हैव ए प्लान बी। तो अमूमन जैसा कि आज की लोगों की, खासकर यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल है, एवरीबॉडी वांट्स टू चेंज हिज लाइफ, वो सपने देखता है, तमाम इनिशिएटिव शुरू करता है, कुछ लोग स्टार्टअप करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पास प्लान बी होता है, और कहीं ना कहीं फेलियर का मेरे ख्याल से शायद ये बहुत बड़ा रीज़न है। तो जो आपने ये चैप्टर लिखा है, डू यू हैव ए प्लान बी, तो इसमें किस तरह से आपने, क्या आपको वाकई लगता है कि प्लान बी होना बेहद ज़रूरी है? तो ये इसको किस तरह से आप आगे आपने इस पर लिखा है चैप्टर पे? ओके, तो बेसिकली रुक जाना में मैंने एक बात कही थी कि भाई सितारों के आगे जहाँ और भी है। ये बिल्कुल आपका जो इसका हिंदी वर्जन है, ये मुझे इनफैक्ट ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, खासकर ये लाइन, सितारों के आगे जहाँ और भी है। होता क्या है कि हम लोग एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमें आईएएस बनना है। अब आईएएस बनना है, लेकिन आईएएस बन नहीं पाए क्योंकि लाखों में एक आदमी, लाखों में 100 आदमी बन रहे हैं। तो अब उसमें आप सोचिए कि अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। यूपीएससी क्वालिफाई कर नहीं पाए, व्हाट नेक्स्ट। तो वहाँ पे प्लान बी काम आता है। और मैंने हमेशा बार बार प्लान बी की अहमियत को हमेशा रेखांकित किया है, क्योंकि प्लान बी अगर आपके पास होता है तो आप तनाव मुक्त होके, दबाव मुक्त होके आगे बढ़ पाते हो लाइफ में। तो यूपीएससी की तैयारी हो चाहे लाइफ हो, अगर आपके पास प्लान बी है, यानी अगर आप ये, भले ही आप उसके लिए उसको अभी एग्जीक्यूट ना करें, पर जब उसकी जरूरत पड़ी तब तो उसको एग्जीक्यूट कर पाए, तो उसको सोच के जरूर रखें कि अगर ये जो मैंने सोचा है, जो मेरा ड्रीम है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक हौसला भी देती है कि हाँ, कि अगर ये नहीं होगा तो एटलीस्ट ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें एक कुछ लोग ऐसी बात भी कहते हैं कि सब एक ही संकल्प होना चाहिए, बहुत सारे विकल्प नहीं होने चाहिए, वरना उलझ जाता है। पॉइंट है। कई नावों की सवारी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बात। 2 नाव में पैर नहीं रखने चाहिए। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई 2 नावों की सवारी करने को आपको कोई नहीं बोल रहा है, पर हम
एक अपने लिए अल्टरनेट नाव रखें कि इन केस अगर ये नाव हमारी डैमेज होती है तो हम दूसरे नाव हाँ, वरना आप एकदम से बौखला जाएंगे, बिल्कुल असफलता को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अचानक फिर आपको डिप्रेशन के थॉट्स आने लग जाएंगे, एंग्जाइटी होने लग जाएगी, कई लोग और भी दूसरा खराब कदम उठाने लग जाते हैं। तो उस तरह की स्थितियों से बचने के लिए बेटर है कि आप पहले से ही थोड़ा सोच के रखें, तैयार रहें। जैसे कहते हैं ट्राई फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एक बात मैंने नोटिस की इस दौरान, पूरे इस सेशन के दौरान भी नोटिस कर रहा हूँ कि आपकी बातों में भी, इनफैक्ट आपकी जो किताबें हैं, रुक जाना नहीं जो इसका हिंदी वर्जन है, और इसमें कोट्स की भरमार है। अब अभी आप बात कर रहे हैं, आपने न जाने फ्लो में बहुत सारे कोट्स मतलब पोर्ट्रे कर दिए। तो एक चीज़ ये है कि जो कोट्स आप इसमें अपने किताब में एक्सप्लेन किया है, कई जगह आपने संस्कृत के कुछ श्लोक भी उद्धृत किए हैं, और कई जगह हमारे जो पुराने फिलोसफर रहे हैं, बड़े राइटर्स हैं, उनके भी कोट्स आपने इस्तेमाल किए, और खुद के भी आपके कोट्स हैं नो डाउट। तो ये सारे कोट्स क्या आपका एक जगह आप स्टॉक रखते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी उसको पिक कर लेंगे, या रैंडम लिखते समय आपके दिमाग में आते हैं ये कोट्स? स्टॉक तो रहता है मन में, अच्छा दिमाग में रहता है, वहीं से एकदम अपने आप कहीं ना कहीं तो गो डाउन हो गया। हमारा जो क्या होता है ना, सुपर कंप्यूटर का भी जो वो होता है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा हमारा होता है सिस्टम जो भगवान ने हमें बना के दिया। तो अगर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोटेशंस का शौक भी है बचपन से, तो कविताएं और इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, तो कोट्स याद हो जाते हैं। तो ये सवाल अगर मैं इसका आंसर करने की कोशिश करूं तो इसका आंसर सिर्फ इतना सही है कि मैंने ऐसे कोई प्लान करके नहीं लिखे थे कोट्स कि मैं इनको इस जगह प्लांट करूंगा, उस जगह प्लांट करूंगा। ये लिखते 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 सहजता में ही आए हैं, और वो मैंने वहाँ जहाँ रेलेवेंट है वहाँ यूज़ भी किए बेझिझक। बड़ी अच्छी बात है, और इनफैक्ट ये कोट्स ही इस किताब को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। और हमारे जो तमाम आजकल लिटरेरी पेजेस चल रहे हैं, तो इनको ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनके पास नंबर्स ऑफ कोट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कभी अभाव में नहीं रहते, खासकर आपके लिए। खैर जोक से बात। तो इसमें एक लास्ट में, आपकी इस किताब के लास्ट में एक पूरा चैप्टर ही आपने, पूरा सेगमेंट आपने बेसिकली क्रिएट कर रखा है, दैट इज़ सम स्प्लेंडेड सक्सेस स्टोरीज़, सफलता की कुछ शानदार कहानियाँ। तो ये कहानियाँ जो आपने लिखी हैं, इसमें कई नाम हैं, कुछ नाम मैं पढ़ना चाहता हूँ। चेतन कुमार मीना, इल्मा अफरोज़, इनकी कहानी से मैं प्रभावित हूँ, और मैं चाहूँगा कि इनकी कहानी के बारे में आप कुछ दर्शकों को बताएं। सत्येंद्र सिंह जी, सुकृति माधव जी, तो इनकी जो कहानियाँ आई हैं, तो ये कहानियाँ आपने लिखी हैं, या ये कहानियाँ आप इनसे परिचित हैं, पर्सनली आप इनको जानते हैं, या इन्होंने अपनी कहानी आपको सजेस्ट करी, ये या आपकी इसमें जो फेवरेट कहानी है उसके बारे में आप कुछ बताएँ? जी बिल्कुल। तो ये क्या है, इस किताब का रुक जाना नहीं हो या डोंट यू क्विट हो, इन दोनों किताबों का 2/3 पार्ट तो वो है जो लाइफ मंत्रास हैं, बिल्कुल, जो आपके करियर को, लाइफ को बेहतर बनाते हैं। और लास्ट का जो पार्ट है, सेगमेंट है, वो है सफलता की कहानियाँ। और वो कहानियाँ मैंने नहीं लिखी हैं, वो कहानियाँ जो ये सक्सेसफुल लोग हैं, 25-26 कहानियाँ इसमें मैंने नाम लिया भी, उन सब ने खुद लिख के दी हैं। और मैं उन सबको जानता भी हूँ कुछ हद तक, ज़्यादा तो नहीं, पर जब मैंने उनसे बात की, फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे ये चीज़ लिख के दे दो, तो उन्होंने फर्स्ट पर्सन में बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये संघर्ष किया। तो ये जो कहानियाँ हैं, इनमें से 3-4 कहानियाँ तो इतनी ज़्यादा, सारी कहानियाँ एकदम अमेजिंग है। एक भी कहानी इतनी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ हैं कि जो हमें पढ़ के और ये लगता है ऐसे भी लोग क्या एग्जिस्ट करते हैं। और रुक जाना नहीं क्या जो मंत्र है, वो इन सब लोगों ने अपनाया है। तो अगर मैं इनमें से 1-2 कहानियों की बात करूं, जैसे इल्मा अफरोज़ की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी इल्मा जो है वो मुरादाबाद के एक कस्बे से निकल के, और वहाँ पे जहाँ पे जिस परिवार में पढ़ाई का ज़्यादा तवज्जो नहीं है, और उसको कहा जा रहा है कि भाई ये तो जो है लोंडिया तो दूसरे घर को भेजने की चीज़ है, इसको क्यों पढ़ाना, इस तरह की बात जहाँ पे कही जा रही है, वहाँ पे वो लड़की मम्मी अपनी अम्मी की मदद से वो पढ़ती है, और उसकी मदर उसको मोटिवेट करती है, लगातार पढ़ती जाती है, ऑक्सफोर्ड जाती है पढ़ने। पहले सेंट स्टीफेंस में पढ़ती है दिल्ली DU में, उसके बाद ऑक्सफोर्ड जाती है, आके फिर उसको अचानक लगता है कि नहीं मुझे देश की सेवा करनी है, फिर UPSC के एग्ज़ाम में बैठती है, और फिर उसको भी क्वालिफाई करती है। अभी वो हिमाचल प्रदेश में IPS ऑफिसर बन गई। तो ऐसी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ, ऐसी ऐसी प्रेरक कहानियाँ। एक और कहानी जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, मुझे भी, खुद मैं उनको भी जानता हूँ, सत्येंद्र सिंह हैं एक, जो 1.5-2 साल की उम्र में कोई गलत इंजेक्शन लग गया था, आंखों की रोशनी चली गई। अब उसके बाद इतने ज़्यादा पिछड़े परिवार से कि उनको यही नहीं मालूम कि डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे होते हैं, ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं, उनके अलग स्कूल भी होते हैं, उन्हें यही नहीं पता। इतना साधारण फैमिली बिलोंग, इतना साधारण परिवार, उनको इतना एक्सपोजर भी नहीं था। उनके ताऊ जी दिल्ली में किसी बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्हें किसी से सुनने को मिल गया ऐसा कि वो स्पेशल स्कूल क्या होता है। तो स्पेशल स्कूल के बारे में पता किया, तो वो बच्चे को किसी तरह से लाके, गांव से लाके, और वहाँ एडमिशन कर दिया। वो उसकी लाइफ का इतना बड़ा गेम चेंजर बना
कि उसके बाद उसने उस स्कूल में पढ़ाई करके DU के कॉलेज में पढ़ाने लग गए। पढ़ाने के बाद उनको UPSC का मन था, UPSC का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया, अपनी सर्विस ज्वाइन भी कर ली। और उनके बहुत अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर्स अगर आप कभी देखें सत्येंद्र सिंह का, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं उनसे खुद मिलने का भी मेरे को मौका मिला, और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद कभी कभी उदास हो जाता हूँ, पर जब उनसे बात करता हूँ सत्येंद्र सिंह से, तो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक होता है उनका उनसे बात करना कि लगता है कि यार क्या एनर्जी कहाँ से लाता है इतनी यार। वाकई तो ऐसी प्रेरक कहानियाँ जब रीडर्स पढ़ते हैं, और सबसे अच्छी बात ये कहानियाँ कहीं ना कहीं रियल स्टोरीज हैं, तो रियल है, हवाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल और कनेक्ट इनफैक्ट जो है उससे कहीं ज़्यादा है उनके पास, उन्होंने बहुत कम बताया। हाँ। तो सर जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि ये किताब किसी खास जॉनर के लिए नहीं है। इनफैक्ट पेरेंट्स ने भी इस किताब को काफ़ी अप्रिशिएट किया, काफ़ी पसंद किया, और जो बच्चे हैं हमारी जो यंग जनरेशन उन्होंने भी काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया। जो रीडर्स हैं बेसिकली उन्होंने तो डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से सराहा। इनफैक्ट जो राइटर्स हैं उन्होंने भी इस किताब को पढ़ा। कुल मिला के हर जॉनर पे ये किताब आपकी सटीक बैठ रही है। तो एक चीज़ और है कि आपके मेरे ख्याल से सर्किल में भी, और आप क्योंकि अब आप ऑथर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी जो नए हमारे अपकमिंग ऑथर्स हैं वो आपके अच्छे से कांटेक्ट में हैं। तो जो यंग ऑथर्स हैं, यंग राइटर्स हैं, उनको आप किस तरह से सजेस्ट करना चाहेंगे उनकी लेखन शैली को लेकर के? हाँ देखिए, ये बात तो है कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं कि हमने भी कुछ लिखा है और हम भी उसको पब्लिश कराना चाहते हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप डायरी, जो आपने डायरी होती है ना, किसी की डायरी में लिखते रहे जो भी लिखना है आपको, जो भी मन करता है। भावनाओं का बहुत तेज़ प्रभाव, उसको रोकिए मत, उसको लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि जो मैंने लिखा वो बहुत ऐसा लिख दिया कालजयी, तो वो ऐसा तब होता है जब हम कई बार कालजयी चीज़ें जो हैं उनको पढ़ नहीं पाते। तो हमको लगता है कि हमने, क्योंकि खुद एक बेसिक जो एक थोड़े बहुत लिटरेचर जो हर किसी को, एक आम ग्रेजुएट को भी पढ़ना चाहिए, वो अगर हमने पढ़ा नहीं है और उसके बाद हम जो भी लिख रहे हैं उसको कालजयी समझ रहे हैं, तो वो भी एक गड़बड़ है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि किसी को हतोत्साहित करना चाहता हूँ, पर हमने को क्लासिक्स भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद ये देखना चाहिए कि मैं कहाँ ठहरता हूँ। मतलब कहीं ये नहीं कि ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद प्रेमचंद और श्रीलाल शुक्ल। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़े कालजयी रचनाकार बनने वाले हैं, शुरुआत तो कहीं से करेगा, पर फिर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा पढ़ता है ना अच्छी चीज़ें, वो अच्छा लिखता भी है। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आज अगर हूँ, चाहे मैं नॉन फिक्शन लिख रहा हूँ, फिक्शन नहीं लिखा मैंने आज तक कोई, पर मैंने पढ़ा बहुत है, फिक्शन भी पढ़ा है, नॉन फिक्शन भी पढ़ा है। तो पढ़ना ज़रूरी है। एक मैं यंग जनरेशन को, जो राइटर एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैंने आपको कही कि लिखते रहिए, लिखने को मना नहीं कर रहा हूँ, पर उसको थोड़ा ये देखिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उस हिसाब से फिर उसको समय समय पे फिर निकालिए बाहर। कभी किसी मैगजीन में दे दीजिए, कभी किसी वेबसाइट पे या किसी पेज पे दे दिया आपने, और देखिए कि कैसे उसको किस तरह से लोग समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे एक राह निकलती जाएगी। और पब्लिशर का मतलब ये नहीं आप सोचो कि पहली बार में मेरे को एक बड़ा पब्लिशर खुद मेरे घर आएगा या मेरे की प्रभावित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे आपकी पहचान बनेगी। आप शुरू में कुछ लिखेंगे, आर्टिकल आपका बहुत फेवरेट हो जाएगा, पसंद किया लोगों ने, तो धीरे धीरे लोग कहेंगे अच्छा आप कोई बुक लिखी है। तो इस तरह से धीरे धीरे होता है। और इनफैक्ट राइटिंग फील्ड, आपकी राइटिंग स्किल भी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। स्किल भी पहले दिन से अच्छी नहीं होती। आप हर जो नई किताब, इवन हम जो ऑथर जो लिखते भी है ना, उनसे आप कभी भी किसी अच्छे ऑथर से बात करो, वो आपको बताएगा कि शुरू में मुझे लिखता था, कभी खुद ही वो हंसता है कि यार मैंने क्या लिख दिया है। हाँ, इनफैक्ट आजकल बहुत सारे इसमें मीम्स भी आते हैं कि फेसबुक स्टोरीज हमारी 2 साल पहले ऐसे हुआ करती थी, हम बड़ा एम्बैरेस फील करते हैं पढ़ करके हमारा। तो वो ग्रेजुअली हर कोई इवॉल्व करता है, और जो इवॉल्व नहीं करता वो मृत होता है। जो आदमी रुका हुआ पानी सड़ जाता है, ये बात रुक जाना ने भी कई बार लिखी है कि जिस तरह रुका हुआ पानी सड़ जाता है, उसी तरह से रुका हुआ जो व्यक्ति होता है वो कुछ नया जो सीखता नहीं, वो मृत जैसा होता है। एक्चुअली ये भी है कि जीवन निरंतर गतिमान रहने का नाम है, और ठहर जाना कहीं ना कहीं मृत हो जाना होता है। तो वाकई ये बहुत ही अद्भुत बात सर। इसलिए तो कहा रुक जाना नहीं, रुकना नहीं है, लगातार पढ़ते जाना। अच्छा, जैसे कि आपकी जो हिंदी वर्जन था रुक जाना नहीं, एक बहुत ही पॉपुलर गाना रहा है रुक जाना नहीं। मैं चाहता हूँ थोड़ा आप वो प्लीज़ एक बार गा के बताएं। मैं तो गाता तो नहीं हूँ, लेकिन ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए इसका नाम भी, ये बॉलीवुड मूवी का एक सॉन्ग था, तो मैं सुना देता हूँ।
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही ओ राही। तो सर वाकई ये एक्चुअली ऐसे टाइटल इनफैक्ट बहुत कनेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि रुक जाना नहीं ये हम न जाने कितनी बार सुनते हैं ये गाने के माध्यम से, और फिर हमें इसी उस पर एक किताब पढ़ने को मिल रही है। इनफैक्ट आपको जिसका इंग्लिश वर्जन है डोंट यू क्विट, तो ये एक बहुत ही फेमस कोट रहा है अंग्रेजी का। तो ये इसका ये मेरे ख्याल से ये बुक में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें ये जो कोट है डोंट यू क्विट, तो ये आपके साथ अच्छी बात रही कि आपने दोनों जो टाइटल रखे हैं किताबों के वो बहुत ही वेल यू नो लाइक सब उससे परिचित है। ये है एडगर गेस की पोयम है, उसकी एक लाइन है, व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट। तो ये वहां से ये निकल के आता है, और इसका सबटाइटल है द मैजिक ऑफ अनटायरिंग एफर्ट्स। क्योंकि ये सेशन बहुत से हमारे हिंदी भाषी लोग भी देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप इसका एक थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट भी कर दें। बिल्कुल, जैसे कि जब कोई आप पे दबाव पड़ता है या कोई ऐसी एडवर्स परिस्थिति आती है तो आप कभी कभी डाउन फील करते हो, आपको वो चीज़ें कम थोड़ा दबाती हैं, थोड़ा आपका परीक्षा लेती हैं। मोरल डाउन। तो रेस्ट इफ़ यू मस्ट, अगर आपको ज़रूरत है तो उस समय आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, रेस्ट, लेकिन रुकना नहीं है। नेवर 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 गिव अप, वो वाली बात है। इसका एक चैप्टर भी है आपका, नेवर 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 गिव अप। हाँ बिल्कुल, तो वही बात है घूम फिर के। चलिए सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत मज़ेदार। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके जो रीडर्स हैं उनका भी एक क्वेश्चन है, व्हाट नेक्स्ट। अभी हमें दो चीज़ें एकेडमिक के बाद रुक जाना नहीं है, डोंट यू क्विट, तो ये दो चीज़ें पढ़ने को मिली है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो इसके बारे में कोई अगर थोड़ा सीक्रेट हो आप हमें हिंट दे सकते हैं? कोई सीक्रेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ हेल्प में एक और किताब प्लान की हुई है। वो जो महावीर हैं, हाँ, उनका जो लाइफ और उनकी जो फिलॉसफी है, उनका जो वो है जैनिज़्म है, वो कैसे हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल हो सकता है, इस तरह का एक टॉप, उस पर एक सेल्फ हेल्प बुक सोचिए, महावीरा फॉर यूथ। वो पेंगुइन से आएगी, तो वो इस साल के एंड तक आएगी। एक दूसरी चीज़ जो नॉन फिक्शन है, अगेन ट्रैवलॉग। यूपीएससी के बाद जब आईएएस बना मैं, तो एक हमारी ट्रेनिंग के दौरान एक भारत दर्शन होता है। इसमें 1.5 महीने के दौरान पूरा देश में लगभग घुमाया जाता है और बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर दिया जाता है, नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो उसका ट्रैवलॉग मैं लिख रहा हूँ, वो पहले ऑडियो बुक के रूप में आएगा, बाद में बुक में जाएगा। तो सर, ये जो आपने व्हाट नेक्स्ट बताए, और तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में आपके पाठक ने आपको पसंद किया है इन दोनों किताब के माध्यम से, आपके पाठक वर्ग उसी तरह से आपकी उस किताब को भी पसंद करेंगे। और थैंक यू सो मच आज ये सेशन करने के लिए हमारे साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी बातचीत रही। उम्मीद है कि हम जल्दी आपकी किताब लॉन्च करें दोबारा दूसरी, और हम फिर इस तरह बैठ के एक सेशन क्रिएट करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू, मुझे बहुत मज़ा आया, शुक्रिया। थैंक यू सर।